नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। छात्रों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। खबर यह है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यानी कि सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। 4 मई से 11 जून के बीच परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 10वीं की परीक्षा 4 मई से 7 जून के बीच होगी और कक्षा 12वीं की परीक्षा 4 मई से 11 जून के बीच होगी। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर डेट शीट देखी जा सकती है। यानी कि आपके घर में यदि कोई छात्र कक्षा 10वीं और 12वीं में है और सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर वो इस वेबसाइट पर जाकर डेट शीट देख सकते हैं कि किन किन तारीखों में किस सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर सीबीएसई की डेट शीट शेयर की है। 15 जुलाई को परिणाम आना है और मार्च में प्रैक्टिकल के परीक्षाएं होंगी और आपको बता दें कि 4 मई से ये परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। डेट शीट क्या रहने वाली है, स्कीम क्या है हर सब्जेक्ट्स को लेकर, वो अब जारी हो गई है। 10वीं की 4 मई से 7 जून, 12वीं की 4 मई से 11 जून तक परीक्षाएं होंगी। 4 मई से हैं और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज ये डेट शीट आपको मिल रही है और इसमें बहुत कोशिश की गई है कि आपकी विषयों के बीच जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बीच समय को थोड़ा सा अंतर हो ताकि आपको तैयारी करने के लिए अच्छा मौका मिल सके, भी चौकस रहा जाए और अपनी सुरक्षा को अच्छी तरीके से देखा जाए जब तक कि ये अंतिम ऐसी परिस्थिति ना हो जाए कि नहीं अब बिल्कुल सब सामान्य हो गया और हम सुरक्षित रहेंगे। तब तक तो चौकस हमको रहना होगा, जागरूक रहना होगा, जागरूक करना भी होगा। राम मंदिर के चंदे को लेकर सियासत जारी है। कांतिलाल भूरिया ने चंदे के पैसे से शराब पीने का बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया, जिसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि राम मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद फिर से कांतिलाल भूरिया ने पूछा कि क्या विश्वास सारंग पिछले चंदे का हिसाब अपने वरिष्ठ नेताओं से पूछेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हम सब और इस देश के 137 करोड़ जनता के भाव और भावना के अनुरूप राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। कांतिलाल भूरिया जी की मानसिकता पर मुझे शर्म आती है कि एक बड़े अभियान को वो चंदा वसूली अभियान कह रहे हैं। सारंग जी से पूछना चाहते हैं कि आपके जो आला नेता है उनसे पूछो कि पिछले समय का हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा तो कहाँ है, उसका हिसाब देश की जनता को दे। हजारों टोले बना के भेजी है, हर जगह जाकर एक टोली जा रही दूसरी फिर जा रही और पैसा तो लोग कहते हैं ये क्या करते हैं, वो जाके खाते हैं। लोग कह रहे हैं, आम जनता बोल रही, मैं नहीं बोल रहा। और आइए आपको सुनाते हैं कि कल कांतिलाल भूरिया ने क्या कहा था राम के नाम पर बीजेपी पर चंदाखोरी का आरोप लगाते हुए। सुनिए। हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे, वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है और फिर अब घर घर भाजपा के छूट भरे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई जिसमें कई मसलों पर चर्चा हुई। प्रदेश में इस बार का बजट पेपरलेस होगा। इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग का एकीकरण करने का फैसला कैबिनेट में हुआ है। कैबिनेट ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हर जिले और ब्लॉक में आपको बता दें कि एक्सीलेंस स्कूल खोलने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में कुपोषण को लेकर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय बजट का ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मध्य प्रदेश को मिले, इसके लिए केंद्रीय बजट का अध्ययन करने के लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं।
केंद्रीय बजट में राज्यों के कर्ज की सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब राज्य जीडीपी का 4% तक का कर्ज ले सकेंगे और इस प्रावधान से मध्य प्रदेश सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त लोन बाजार से ले सकेगी। इस राशि को केवल विकास कार्यों में ही खर्च किया जा सकेगा। इससे पहले कर्ज की सीमा जीडीपी का 3% था और इस हिसाब से राज्य सरकार अब 24,000 करोड़ रुपए की जगह 37,000 करोड़ का कर्ज एक साल में ले सकती है। सीएम शिवराज ने बजट के इस प्रावधान की तारीफ की है। केंद्रीय बजट का असर मध्य प्रदेश के बजट पर भी दिख सकता है। सरकार अब बजट में 13,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान कर सकती है, यानी कि सरकार नगर निगम चुनाव से पहले लोगों को लुभाने के लिए बजट के माध्यम से कई विकास योजनाओं की घोषणा भी कर सकती है। और आपको ये बता दें कि प्रदेश सरकार पर फिलहाल 2,08,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और शिवराज सरकार पिछले 10 महीने में 17,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट बैठक में पहले मंत्रियों के साथ केंद्रीय बजट पर चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट के प्रावधानों को प्रदेश के लिए फायदे वाला बताया। बजट के 6 स्तंभ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए कैसे सहायक होंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री से इस बात को लेकर जानकारी उन्हें दी है। सीएम मंत्रियों के साथ बजट पर विभागवार चर्चा करते हुए नजर आए। बजट में कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश के लिए छुपा है, कोई लिख के चीज थोड़ी होती है कि मध्य प्रदेश को दिया। कई चीजें छुपी है, तो छुपे हुए अवसर को हमको जाने नहीं देना है। और मैं मानता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में ये बजट क्रांतिकारी काम करेगा। हमको इस पर ध्यान देना है, इसलिए मैंने ये विषय आपके सामने रखा। एमपी में टीम वीडी शर्मा का ऐलान तो हो गया, लेकिन पार्टी की तरफ से पक्ष कौन रखेगा, इस पर अभी संशय बरकरार है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक प्रवक्ताओं का ऐलान नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रवक्ताओं के नाम पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि इंदौर में होने वाली बैठक के बाद प्रवक्ताओं के नाम पर ऐलान हो जाएगा, लेकिन वहां भी प्रवक्ता और पैनलिस्ट के नामों की नियुक्ति को लेकर अभी एक राय नहीं बनी है। और आपको ये बता दें कि फिलहाल पार्टी में 10 प्रवक्ता और 28 पैनलिस्ट हैं, लेकिन वीडी शर्मा इस फौज को थोड़ा कम कर सकती है, जिसमें नए और युवा चेहरों को मौका भी मिल सकता है। बीजेपी में जिला संगठन और प्रवक्ताओं की नियुक्ति पर खींचतान को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि सिंधिया के आने के बाद बीजेपी में अलगाव, बिखराव, टकराव और विवाद सार्वजनिक तौर पर दिख रहा है और यही वजह है कि कई जिलों के संगठन में नियुक्ति नहीं हो पाई है। प्रवक्ताओं, पैनलिस्टों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है और सिंधिया की वजह से बीजेपी के नेताओं को मंत्रिमंडल में हक तक नहीं मिल पाया है। भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के आने के बाद अलगाव, टकराव, बिखराव, विवाद सब कुछ सार्वजनिक तौर पे दिखाई देने लगा है। इसीलिए प्रदेश की कार्यकारिणी बनने के बाद भी कई जिलों की कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है। प्रवक्ता, पैनलिस्टों के नाम पर विवाद मचा हुआ है, किसी तरह से सहमति नहीं बन पा रही है। अब यह विवाद थमने वाला नहीं है, कुछ दिनों में सार्वजनिक तौर पर जूतम पेजार होते हुए दिखाई देगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्लास लगाएगी, जिसमें उन्हें नेहरू की सोच और पॉलिसी के साथ गांधी जी के दर्शन से भी रूबरू कराया जाएगा। सुई से लेकर सैटेलाइट तक बनाने में देश कैसे सक्षम हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शिविर में इस बात की जानकारी दी जाएगी। वहीं कांग्रेस की पाठशाला पर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस ये भी ज्ञान दे कि देश के विभाजन में नेहरू जी ने क्या चाल चली थी। कांग्रेस ये भी बताया कि किस तरह से कश्मीर को विवादास्पद बनाया गया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास को रोकने का काम कांग्रेस ने किया। नेहरू जी का जो देश के नवनिर्माण में योगदान है, उसको लेके जो है हमारा जो कैडर बिल्डिंग प्रोग्राम है, उसमें उन्हें ये सब चीज़ें बताई जाएंगी कि नेहरू जी की सोच क्या थी, किस तरह की अर्थव्यवस्था के वो पक्षधर थे, नेहरूवियन पॉलिसीज़ क्या हैं, उनकी विदेश नीति क्या थी। और ये कार्यक्रम अब निरंतर चलेंगे और इससे जो है कांग्रेस की जो मूल सोच है वो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में फैलाई जाए। वो मध्य प्रदेश और देश के युवाओं को इस बात का भी ज्ञान दें कि
इस देश के विभाजन में नेहरू ने क्या कुछ चाल चली थी, वो इस देश के और इस प्रदेश के युवाओं को इस बात का भी ज्ञान दिलाएं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू जी ने किस तरह से अंबेडकर जी को, पटेल साहब को और सुभाष चंद्र बोस को नीचे दिखाया था। ये सब बातों का ज्ञान देंगे तो मुझे लगता है कि नेहरू के व्यक्तित्व पर सही प्रकाश कांग्रेस के नेता डाल पाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने सुब्रमण्यम स्वामी को अपना आदर्श और हीरो बताया है। तो वहीं उन्होंने अपने ट्वीट में वर्तमान लीडरशिप में किसी को भी अपना नेता नहीं माना है। उमा भारती ने ट्वीट किया है कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी उनकी हीरो रहेंगी। इसके पहले उमा भारती ने सुब्रमण्यम स्वामी की जमकर तारीफ भी करते हुए ट्वीट किया था कि कलयुग की त्रासदी है कि कौवे खीर खा रहे हैं और हंस मोती की जगह दाना चुग रहे हैं। उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। उमा भारती के ट्वीट पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट करते हुए उमा भारती के ट्वीट का समर्थन करते हुए सैल्यूट किया है। के मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिस पुरुष प्रधान राजनीतिक दल में इस दौर में पुरुषत्व लगभग विलुप्त प्रजाति का दर्जा पा चुका है, वहां महिला नेत्री संघर्षों के पर्याय कद्दावर सच की पहचान दीदी उमा भारती जी के अदम्य साहस को सैल्यूट। के मिश्रा ने उमा भारती को प्रणाम करते हुए लिखा कि जिंदा दिखाई देने वाला ही अमर रहता है। इंदौर में बुजुर्गों के साथ अमानवीयता की खबर से स्वच्छता में नंबर 1 शहर की छवि भले ही धूमिल हो गई हो, लेकिन इस घटना ने एक बुजुर्ग दंपति को मिलवा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद दामोदर नगर की रहने वाली पुष्पा साल्वी ने नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क किया और बताया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति उनका पति अनिल साल्वी है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने 1.5 महीने पहले चंदन नगर थाने में दर्ज कराई थी। जिसके बाद निगम कर्मचारी वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को लेकर पुष्पा साल्वी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने पति के रूप में पहचान की और इस तरह 1.5 महीने पहले बिछड़े बुजुर्ग दंपति को इस घटना ने मिलवा दिया। अब अनिल साल्वी अपने परिवार के पास पहुंच गए हैं। इंदौर में बुजुर्गों के अपमान को लेकर नगर निगम के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने आज संभाग आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, विधायक कांतिलाल भूरिया समेत कई नेता शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने संभाग कमिश्नर और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में दोषी निगम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंदौर में इतनी बड़ी घटना हुई है जिससे इंदौर शहर का नाम सर्वनाम झुक गया, प्रदेश का नाम सर्वनाम झुक गया। वो देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये चल रहा है कि बुजुर्गों को गाड़ी में भर के फेंका जा रहा है, परंतु ऐसा नृत्य हुआ। उसके बावजूद भी इंदौर शहर के कमिश्नर ना किसी अधिकारी कार्रवाई हो रही है। तो उसके लिए आज हम सब ने ज्ञापन दिया है क्योंकि उनको कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई नहीं होती तो शहर कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। भोपाल में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। पानी के टैंकर में डीजल सप्लाई की खबर दिखाने के बाद प्रशासन एक्शन में आया है और आईएसबीटी चौराहे पर दबिश देकर टैंकर को जब्त किया है। वहीं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने पानी के टैंकर से डीजल सप्लाई को खतरनाक मानते हुए जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है। भोपाल में नियमों और सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर पानी के टैंकर से डीजल की सप्लाई हो रही थी। साथ ही विस्फोटक सामग्री परिवहन के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बसों में डीजल ये भरा जा रहा था। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लोगों की जान को जोखिम में डालने वाली इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन जागा और फिर ये कार्रवाई की गई। आपको ये बता दें कि सूत्र सेवा योजना के तहत चलाई जा रही निजी बसों में अवैध तरीके से डीजल डाला जा रहा था। नियमों को ताक पर रखकर कंपनी ने खुद के टैंकर से डिपो से डीजल की सप्लाई कर रही थी, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये विषय अभी संज्ञान में आया है। आप ही के माध्यम से, आप ही के चैनल के माध्यम से बात सामने लाई गई है कि किसी के द्वारा टैंकर के माध्यम से डीजल सप्लाई की जा रही है। वो टैंकर पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो ये भी एक जांच का विषय है कि वो पानी का टैंकर है या डीजल का टैंकर है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसमें मेरे द्वारा ऑलरेडी एक जांच दल का गठन कर दिया गया है
और उस जांच दल तत्काल इस पूरे विषय की जांच करेगा और इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये प्राइमा फेसी जहां बस डिपो है, जहां इतनी सारी बसेस खड़ी हैं, वहां इस प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन करना उचित नहीं है। लेट अस वेट फॉर द फाइनल रिपोर्ट। उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई निश्चित ही, किसी की भी लापरवाही यदि सामने आती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर दिखाए जाने के बाद जिस पानी के टैंकर से डीजल सप्लाई किया जा रहा था, अब नगर निगम और जिला प्रशासन की एक संयुक्त टीम ISBT चौराहे पर पहुंची है और वो टैंकर को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। टैंकर जो पानी का है उसमें डीजल सप्लाई किया जा रहा था। जो सूत्र सेवा की चार्टर्ड बसें हैं उनमें डीजल सप्लाई किया जा रहा था। जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाया था कि किस तरीके से राजधानी भोपाल में चलता फिरता विस्फोटक दौड़ रहा है और खबर का असर हुआ है। जिला प्रशासन की टीम ISBT चौराहे पर पहुंची है। यही वो टैंकर है जिससे डीजल सप्लाई किया जा रहा था। अब यही टीम है वो जांच में जुट गई है, इस टैंकर को जब्त कर रही है और जो कार्रवाई है उसमें जुटी हुई है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। दो नगर निगम की सहायक आयुक्त तो आरती खेड़ेकर सड़क हादसे में बाल बाल बच गई। ऑफिस जाते समय आरती खेड़ेकर की कार सामने से आ रही दूसरी कार से टकरा गई, जिसमें दूसरी कार सवार दंपत्ति और उनका बच्चा घायल हो गया, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि सहायक आयुक्त बच गई हैं। मैं रोड क्रॉस कर रहा था भैया, गाड़ी तेज स्पीड में थी, वो आपस में गाड़ी टकराई, एम्बुलेंस हुई और कमरे से जाके टकरा गई। सामने वाली तेज रफ्तार में थी, मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो मेरी स्पीड तो 20-30 के नॉर्मल में थी। सूचना मिली जो है, पब्लिक ने बताया कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो तुरंत मौके पे आए और जो घायल व्यक्ति थे उनको मास हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। बाकी जो इस गाड़ी के ड्राइवर साहब उनको थाने ले जा रहे हैं, बाकी कार्रवाई जो हुआ अधिकारी लोग बताएंगे। सिवनी के कुरई थाना क्षेत्र में कार से 1,76,00,000 रुपए पकड़े जाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने यूपी के कौशाम्बी में लूट की बात कबूली है। लूट के बाद तीनों आरोपी पैसा लेकर मुंबई जा रहे थे, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने से कुछ नोट जल गए। हवा में जले हुए नोट उड़ाने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पहले आरोपियों ने वाराणसी के व्यापारियों से पैसा लेकर मुंबई से सोना लाने की बात कही थी, लेकिन पूछताछ में लूट की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक यूपी के कौशाम्बी में सिर्फ 40 लाख की ही लूट की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जबकि कार से 1,74,00,000 कैश और करीब 2,30,000 जले नोट बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी हरिओम यादव वाराणसी का रहने वाला है। उसने अपने भाई हरिनाथ के साथ मिलकर मुंबई में घर खरीदा था, जिससे दोनों के ऊपर कर्ज हो गया। बाद में लूट की योजना बनाई गई। हरिनाथ वाराणसी के ज्वेलर्स दशरथ सोनी के यहां पर काम करता है। 30 तारीख को हरिनाथ एक अन्य कर्मचारी के साथ पैसे लेकर निकला था और इसी दौरान प्रतापगढ़ के एक ढाबे पर मारपीट कर हरिओम ने अपने 2 और साथियों के साथ गाड़ी और कैश की लूट को अंजाम दिया और कौशाम्बी में गाड़ी को छोड़कर मुंबई के लिए निकल गए थे, लेकिन रास्ते में पकड़े गए। इसमें इन्होंने खुद को, जो ड्राइवर था उसने खुद को बंधवाया, पिटवा भी लिया, मारपीट भी उसके साथ करवाई खुद के साथ, और फिर अपने भाई और उसके 2 दोस्तों के साथ पूरे नकद को वहां से लूट दिखाकर रवाना करवा दिया। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जिलों के बीच में ये घटना स्थल है जहां पे लूट हुई थी। 30 और 31 जनवरी के दरमियानी था। उसी लूट का ये पूरा पैसा इन लोगों ने स्वीकारा। इसमें धारा 102 CRPC के तहत ये संपत्ति को जब्त किया जा चुका है कल शाम, और इसे क्योंकि जब्ती के बाद ये प्रॉपर्टी माननीय न्यायालय की हो जाती है, तो यूपी पुलिस से भी इनको सूचना दे दी गई, यूपी पुलिस को भी, और उनकी टीम भी आ चुकी है। वो माननीय न्यायालय से परमिशन लेकर ये प्रॉपर्टी और आरोपी यहाँ से ले जाएंगे। सिवनी में पकड़े गए कैश मामले में यूपी के 2 जिले प्रतापगढ़ और कौशाम्बी पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी, क्योंकि लूट प्रतापगढ़ में हुई थी और गाड़ी कौशाम्बी में छोड़कर आरोपी भागे थे। कौशाम्बी में मिली गाड़ी में 20 लाख रुपए बरामद हुए थे और 40 लाख लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जब यूपी से सिर्फ 40 लाख की लूट करके आरोपी भागे थे, तो सिवनी पहुंचने पर वो रकम 1,76,00,000 कैसे हो गई। वो दिल्ली के लिए मेरे यहाँ से निकला था, तो उसके पास करीब मेरे गाड़ी में 40 लाख रुपए करीब था। वो 40 लाख रुपए लूट कर लिया।
20 लाख रुपए मेरे में बरामद किया। आपकी गाड़ी में कल मौके पर पहुंचे, लेकिन वादी ने किसी तरह की छनेती के लिए मना कर दिया और साथ ही साथ बताया भी हमें कोई कार्रवाई भी नहीं करवानी है। उसके बाद भी पुलिस ने कंटिन्यू अपनी कार्रवाई जारी रखी है। उसमें वो गाड़ी जो छनेती हुई थी जिस गाड़ी की, वो अभी कौशाम्बी में बरामद हो गए। शेष जो प्रक्रिया है उसको पुलिस अभी जांच पड़ताल में लगी हुई है। थाना कोखरा क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो लावारिस हालत में बरामद हुई है, जिसको हम लोगों ने देखा है, बताया गया हमको, हम लोग लाए हैं। जिसके बारे में बताया जा रहा है जनरल प्रतापगढ़ में कोई घटना हुई है लूट की, जिसकी वो गाड़ी है। बाकी विवेचना और जांच चल रही, हम लोग भी उनको सहयोग कर रहे हैं। जो सत्यता होगी इस पर कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर में नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लड़की ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने मुरार पुलिस पर मामला दर्ज नहीं कराने के लिए दबाव बनाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। सीजेएम कोर्ट ने फिलहाल लड़की को सीएसपी की अभिरक्षा में आगे की कार्रवाई के लिए भेजा है। रविवार रात आरोपियों ने नाबालिग के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था और आरोप है कि वारदात की जानकारी होने पर मकान मालिक ने भी मामला दर्ज नहीं कराने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन पीड़िता अपने परिजनों के साथ मुरार थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराने पहुंची। पुलिस अब खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर रही है। अभी माननीय सीजीएम साहब के यहाँ लड़की ने स्वयं बोला है, हमसे बोला है कि हमें टीआई इंद्रगंज थाने से इंद्रगंज थाने के सपोर्ट कर दीजिए या सीएसपी मुरार के सपोर्ट कर दीजिए। तो श्रीमान शायद उसको सीएसपी मुरार के सपोर्ट कर रहे हैं। लड़की को इतना डर है कि मेरे को जान से ख़त्म करवा देंगे टीआई साहब अजय पवार। कायमी कल ही हो चुकी है। ये गलत लोगों पे आरोप लगा रही है। अब आरोप तो सभी पे लगा रही है और आरोप तो जांच चलेगी फिर उसकी। बस जो आरोप है वो कहीं ना कहीं झूठा है, इसका भी कहेंगे। उसकी जांच चलेगी ना, मैं तो कहूँगी झूठी, तो मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे। नहीं, पुलिस का जो आरोप लगा रही है मारपीट करने का वो भी झूठा ही। मेरे लिए तो झूठा है, हम सब लोगों के लिए झूठा है।